सबसे पहली खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच किसी शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कल रात 3 से 4 घंटे की बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला। बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर यह बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान यूक्रेन ने मांग रखी कि रूस अपनी सेनाएं डोनबास, क्रीमिया समेत पूरे यूक्रेन से पीछे हटा ले। हालांकि बात सफल हुई या असफल, इस पर अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत भी होगी, यह जरूर फैसला हुआ है। दूसरे दौर की वार्ता अब पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण की बातचीत के बाद दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल वापस कीव और मॉस्को लौट चुका है। वही एक दूसरे से दोनों देश बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में तबाही भी मचा रहा है। रूस ने वैश्विक समुदाय की ओर से उसके खिलाफ वॉर क्राइम के आरोपों की जांच शुरू करने की परवाह करते बिना यूक्रेन के शहर खार्किव में हमले और तेज कर दिए हैं। रूस पर अमेरिकी या यूरोप समेत कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया है। फीफा ने भी रूस को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, इनकी बैन लगा दिया। सोमवार को ही पहली बातचीत फेल होने के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। यूक्रेन ने बताया कि रूस के हमले में 350 सिविलियन की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भारत पर दबाव भी बढ़ रहा है कि वह रूस के हमले की निंदा करे, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में भारत ने यूक्रेन में हो रहे हमले पर चिंता जताई और साफ कहा इसका समाधान सिर्फ डिप्लोमेटिक ईमानदार बातचीत से ही निकल सकता है। इससे पहले भी शुक्रवार को यूएनएससी में रूस हमले की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत ने दूरी बना ली थी। We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. तो तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं, ये भारत की तरफ से एक प्रस्ताव भी था। हालांकि भारत ने ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में किसी तरह का वोट किया। ये कुछ तस्वीरें आप वहां पे देख पा रहे हैं और खासकर ये सीधी तस्वीरें हैं कीव की और उसके आसपास के यूक्रेन के शहरों की, जहां पर हमले और तेज कर दिए गए। एक तरफ तो कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले भी किए गए हैं। सीधा अमेरिका ने यह तो कह दिया था कि हमारी सेना यूक्रेन में नहीं जाएगी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों का दौर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। कल ही एक खबर ये भी निकल के आई कि रूस ने बाकायदा जो इंटरेस्ट रेट है अपने देश में वो सीधा 9 से बढ़ाकर 20% कर दिया। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है कि उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्याज दरें हो जाएं। वहीं यूएनएससी ने रूस के खिलाफ हमले के प्रस्ताव पर भारत के रुख की सबकी नजर थी, लेकिन चीन और यूएई समेत भारत ने ना तो इसके पक्ष में वोट किया ना इसका विरोध ही किया। अब भारत के वोट नहीं करने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की गैर मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर यूएस स्टेट डिप्लोमेट स्पोक्सपर्सन ने कहा कि भारत के साथ हमारे बहुत ही करीबी संबंध है और हमारे भारतीय भागीदारों के साथ नियमित जुड़ाव भी हैं, इसलिए हमने उनसे हर स्तर पर कई मंचों पर इसके रिगार्डिंग बातचीत की है। देख पा रहे हैं ये सभी युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां से आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। हालांकि जो हवाई हमले किए जाते हैं उससे जो पहली पंक्ति में हवाई हमले किए जाते हैं उसका नुकसान क्या यूक्रेन में अलग अलग शहरों पर दिख रहा है, तस्वीरों में आपको दिखता होगा।
खैर इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मारूफ रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मारूफ, बहुत बहुत शुक्रिया 18 और स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। मेरे दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपसे जो मेरे को समझने हैं। पहला, एक तो जो बेलारूस में कल बैठक हो रही थी यूक्रेन और रूस के बीच में, उस बैठक में आपने क्या रीड किया? और ये बात तो तय है कि एक ही बैठक से युद्ध को रोका नहीं जा सकता, बैठकों का दौर कई चलते हैं। तो पहली बैठक से आपने क्या सीखा, क्या समझा, आप हमें बताइए प्लीज। देखिए, अभी तक तो जितना समझ में आया है कि इस बैठक से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। वो मैं कल से बोलता आ रहा हूं कि ऐसी बैठकें कई बार होंगी जब जाके कोई एक पोजीशन क्लियर होगा कि दोनों देश कहां कहां तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। यूक्रेन ने बोला है कि वो पूरी रशियन सेना और रशियन लोग जो हैं उनको वो यूक्रेन से बाहर चाहता है। अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, इतना नुकसान हुआ है, रशिया के ऊपर इतने ग्लोबल सैंक्शंस भी आ चुके हैं और भी आएंगे। तो इन सब को ध्यान रखते हुए मेरे को नहीं लगता है कि रशिया ये सब करने के बाद वापस बॉर्डर पे चले जाएगा। तो क्यों किया इसने? तो ये सवाल पुतिन साहब को दुनिया तो पूछेगी, लेकिन उनके भी लोग और उनके भी लीडर पूछेंगे कि ये सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपने ये खून खराबा वगैरह क्यों किया है। और दूसरी चीज ये है कि अगर रशिया डिटा रहा अपने लाइन पर, तो रशिया क्या क्या हासिल कर सकता है और उसकी क्या मांगे हैं। ऊपरी तौर से तो रशिया ने बोला है कि भाई हम यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं मानना चाहते और नहीं बनाइए आप। दूसरी चीज ये है कि रशिया ने ये भी दिखा दिया है दुनिया को कि जब दुनिया के बड़े बड़े देश झिझक रहे थे, रशिया ने कानून अपने हाथ में लेके ये किया है। अब ये करने के बाद रशिया क्या आखिर में सेटलमेंट करने को मेरे हिसाब से तैयार होगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि क्योंकि अभी उनका जो ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन, इतना धीरे हो चुका है क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने बड़े डट के अपने देश की डिफेंस की है। तो इसलिए रशिया शायद एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन जिस पे मंजूर करने को तैयार होगा, वो ये होगा कि वो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट यूक्रेन, वहां पर वो अपनी एक किस्म से राज्य चलाएगा। चाहे डायरेक्टली कंट्रोल करेगा या इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि दो डोनबास के जो रीजन हैं जहां पे रशिया ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, वो रीजन्स पे तो रशिया का पूरा प्रभाव रहेगा, जैसे कि बेलारूस में है। ये अभी ईस्ट यूक्रेन में भी अगर उसने फैला दिया तो एक किस्म से नेटो के खिलाफ वो एक बफर स्टेट बना सकता है, जैसे कि नेपाल, भारत और चीन तिब्बत के खिलाफ है या भूटान है। तो वो कम से कम तो उस पर सेटल करेगा। दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन में बहुत सी ऐसी चीजें जिनकी नजर रशिया की नजर में है, जैसे कि यूक्रेन के अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। हालांकि उनको यूक्रेन तो इस्तेमाल नहीं करता, वो तो सरेंडर करवा दिया था इन्होंने यूक्रेन से कोल्ड वॉर के बाद। लेकिन यूक्रेन एक किस्म से दुनिया का ग्रैंडरी है, यानी कि 30% के आसपास दुनिया को ग्रेन, व्हीट वगैरह वो एक्सपोर्ट करता है। इस पे भी कंट्रोल करेगा रशिया अगर कुछ हद तक। तो रशिया एक किस्म से ऑयल का तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन ही चुका है। अब ग्रेन, खाने पीने की चीजें और कुछ मिनरल्स भी अगर वहां पे जरूरी हैं, जैसे यूरेनियम है, जैसे मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, आयरन है, तो इन चीजों को कंट्रोल करेगा तो रशिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत मददगार होंगी। तो मेरे को लग रहा है कि इस मध्य की जो लाइन मैं बता रहा हूं आपको, जो यूक्रेन को जो काटती हुई एक नदी है, ड्नाइपर नदी, उसको मद्देनजर रखते हुए पूर्वी यूक्रेन रशिया लेगा और उत्तरी यूक्रेन वेस्टर्न यूक्रेन जो है वो ये वेस्टर्न कंट्रीज लेंगे। और जैसे जर्मनी का बंटवारा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब मेरे को लग रहा है यूक्रेन का बंटवारा होगा और कई एक साल तक ये टेंशन चलेगी। नई कोल्ड वॉर की तरह एक ये नया मामला खड़ा हो गया है यूरोप में। और सर, आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ क्लियर की है। हम ये समझ पा रहे हैं आपको सुनने के बाद कि एक तो यूक्रेन ईस्ट और वेस्ट हो सकता है, दो हिस्सों में बढ़ सकता है। दूसरा, आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात की कि नेटो बात तो थी, लेकिन रिसोर्सेज पर भी रूस की नज़र है।
तीसरे आप इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो रूस अपना मैसेज देना चाहता था वेस्टर्न वर्ल्ड को, उसने अच्छे से दिया है। मेरे को आपसे सिर्फ ये समझना है कि क्या ये मामला थोड़ा और लंबा चलेगा, क्योंकि ना रुक रुक के बातें आती हैं। कोई कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, कोई ये कहते हैं कि सैंक्शंस अभी और चलेंगे। जब सैंक्शंस चलेंगे तो रशिया झुकेगा तो नहीं जल्दी जल्दी, तो मामला मान के चलेंगे कम से कम 10-15 दिन और चलेगा। देखिए, रशिया का जितना मैंने समझा है और पढ़ा है, रशिया का पहले भी प्लानिंग जो था करीब 2 हफ्ते की थी। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि 2 हफ्ते लड़ाई शुरू होने के बाद, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते के बाद वहां बर्फ पिघल जाएगा और काफी कीचड़ी इलाका बनेगा, जिसमें सेना की गाड़ियां जो हैं, खास करके जो चक्के वाली गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो ट्रैक पे चलती हैं टैंक की तरह, वो तो निकल जाएंगे आगे। लेकिन बाकी उनके पीछे जो उनकी पूंछ आती है सेना की, जिसमें खाना पीना और लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेडिकल सपोर्ट और ये सब जो सैनिकों के लिए आता है, वो कीचड़ी इलाके में उनको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रशिया ने अंदाजा मेरे हिसाब से लगाया था कि 2 हफ्ते की लड़ाई लड़ेंगे, इतने में हम अपना पॉइंट साबित कर देंगे और यूक्रेन के लोगों को भी घुटनों को उतार देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन रशिया की थोड़ी गलत निकल रही है, क्योंकि यूक्रेन के लोग अभी डट के लड़ रहे हैं, और डट के लड़ने वाली लड़ाई जो है, जो शहरों के अंदर, वो अगर सीज फायर जल्दी नहीं हुआ तो वो काफी लंबे समय के लिए खिंच सकती है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया के देश, वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि रशिया इस यूक्रेन जैसे सिचुएशन की दलदल जो होती है, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका के दलदल में फंस गए थे, पहले रशिया भी वहां फंसा था सन 1979 से लेके 88-89 तक 10 साल के लिए, और अमेरिका 20 साल के लिए फंसा था। तो वो चाहते हैं स्ट्रेटेजिक दलदल जो है यूक्रेन का, वहां पे अमेरिका अगर रशिया को वहां फंसा दे तो जो कुछ पुतिन साहब हासिल करने निकले हैं वो सब गलत रशिया के लिए बन जाएगा। और फाइनेंशियल सैंक्शंस और कुछ दबाव तो उनके ऊपर ऑलरेडी है, और ये चलेगा जब तक वो पूरी तौर पे यूक्रेन से निकलेंगे नहीं। तो इसलिए रशिया जल्द से जल्द ये खत्म करना चाहता है। अभी मेरे दिमाग में एक बात आती है कि 1984 में जब भारतीय सेना को मिसेस गांधी ने गोल्डन टेम्पल में भेजा था, तो वो भी अमृतसर में एक सिटी फाइटिंग थी। तो आप जल्दी अगर अपने फौज को टाइमलाइन देंगे और नहीं बोलेंगे कि आप थोड़ी धीरे धीरे समझ के अंदर बढ़े शहरों के अंदर, तब तो टाइम बात अलग है। लेकिन अगर उनके ऊपर दबाव आएगा मॉस्को से कि आप जल्द से जल्द ये खत्म कर दें, तो बहुत ज्यादा खून खराबा यूक्रेन के शहरों में हो सकता है। और ये फिर ऐसी चीज है, सिटी फाइटिंग, स्ट्रीट फाइटिंग शहरों के अंदर, जो बड़ी बड़ी सेनाएं वहां फंसी हैं और फिर एक किस्म से डूब गई हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अमेरिका और यूक्रेन का लक्ष्य है, और ये देखना पड़ेगा कि रशिया का क्या लक्ष्य है, और क्या किस हद तक रशिया भी ये लड़ाई उस तरह लड़ेगा जैसे उसने चेचनिया में लड़ी थी, कि भाई ऐलान कर दिया कि सब सिविलियन शहरों से निकल जाए, अब तुम लड़ना चाहते हो तो हम पूरे शहर को मिलकर जमीन पे मिला देंगे। तो क्या यूक्रेन के अधिकारी और राष्ट्रपति ये चाहते हैं? तो ये अगले कुछ दिन में क्लियर होगा। अभी मैं पूरी तौर से एक साइड या दूसरी साइड के बारे में और नहीं मैं गेस कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से बताया, हमको काफ़ी कुछ समझ में भी आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मारूफ रजा हमारे साथ थे, बता रहे थे कि इस समय यूक्रेन और रूस की इस समय की स्थिति क्या है, आगे रणनीति क्या हो सकती है। खैर, संयुक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखे जाने के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान को कहा है। उन्होंने कहा है कि परमाणु युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन और रूस के बीच वार्ता का सार्थक परिणाम लड़ाई रोकने के रूप में आएगा। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था। इस पर गुटेरेस ने कहा है कि परमाणु युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। Soldiers need to move back to their barracks and leaders need to move to peace. Civilians must be protected. International humanitarian and human rights law must be upheld. The sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine
within its internationally recognized borders must be respected. वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद रूस ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस ने अब बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को यूक्रेन भेजा है। इसमें टैंक, तोपें और कई खतरनाक हथियार भी शामिल है। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार की ओर से जारी तस्वीरों में रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले का खुलासा भी हुआ है। ये काफिला कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है और तेजी से राजधानी की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां इन भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने स्वागत किया है। कल भी बुडापेस्ट से छठी फ्लाइट 240 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंची थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने आज ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि 218 भारतीय नागरिकों के साथ 9वीं फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली की तरफ रवाना हो गई है। पहला दिन ग्राहकों के लिए महंगाई लेकर आया है। दूध के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। जहां आज से अमूल दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया, वहीं 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 105 रुपये बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। इसके साथ ही 5 किलो के सिलेंडर में भी 27 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। वहीं देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसी मुद्दे पर एक और बात भी करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स पे और जो महंगाई बढ़ी है उस पर बातचीत करने के लिए समीर से हम बातचीत करते हैं और एक बार समझते हैं कि इसकी वजह क्या रही और क्यों सरकार को बढ़ाना पड़ा। समीर, बताएं आप। आम जनता पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दूध के दाम बढ़ाए गए, यानी कि अमूल ने 28 फरवरी को यह फैसला लिया कि वो दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने जा रही है, जो कि 1 मार्च से लागू हो जाएगा। और उसके बाद 1 मार्च को तेल कंपनियों ने भी ये फैसला लिया कि जो कमर्शियल सिलेंडर है, यानी 19 किलो का सिलेंडर के दाम में 105 रुपए प्रति सिलेंडर इसके दाम में बढ़ोतरी होने जा रही है। यही नहीं, जो 5 किलो का छोटा कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम में भी तकरीबन 27 रुपए का इजाफा होने जा रहा है। और इसको अगर आप अब आंकड़ों के नजरिए से देखेंगे तो जो 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में पहले 1907 रुपए का मिलता था, वही सिलेंडर अब दिल्ली में 2012 रुपए का पड़ेगा, जबकि कोलकाता में यही सिलेंडर तकरीबन 2100 रुपए का और मुंबई में 1963 रुपए का पड़ेगा ये सिलेंडर। तो ये एक जबरदस्त महंगाई की मार। और यहां पर बात रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्थिति बनी हुई है, रूस यूक्रेन का संकट है, लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो माना ही जा रहा है कि अब महंगाई जो है उसकी मार आपको सब्जियों में भी देखने को मिलेगी। और सिर्फ सब्जियों से नहीं, बल्कि हवाई ईंधन में जिस तरीके से दाम लगातार रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गए हैं, तो हवाई किराए भी लगभग बढ़ने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो आम जनता के लिए, चाहे वो जमीन पर उसको सिलेंडर लेना हो या फिर हवाई सफर करना हो, आने वाले वक्त में महंगा होने जा रहा है। समीर, शुक्रिया। समीर जब भी खबर लाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लाते हैं। हालांकि आज मार्च का पहला दिन है, शिवरात्रि भी है, लेकिन फिर भी महंगाई की खबर उनके पास थी और उन्होंने आपके साथ साझा भी की है। और ये भी उनकी बात से हमको समझ में आ रहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों के दाम और बढ़ जाएं। अच्छा, जब दाम बढ़ने की बात छिड़ी है तो आपको बता भी दें कि देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 से 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। एचयूएल ने फरवरी की शुरुआत में ही अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी पिछले 6 महीने में कई बार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बदल चुकी है। पूरी खबर जानते हैं, मेरी सहयोगी कृतिका हमारे साथ जुड़ रही है, वो बताएंगे। कृतिका, बताइए प्लीज़। मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बार फिर फरवरी में अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और ये प्राइस इंक्रीज़ 2 to 10% की रेंज में है अकॉर्डिंग टू आवर डीलर सोर्सेज। तो अगर हमें याद हो, कंपनी ने फरवरी के शुरुआत में भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए थे इन द रेंज ऑफ 3 to 10%। तो इस बार कंपनी ने जिन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं वो है सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, डव बॉडी वॉश, पियर्स, लक्स, लाइफ बॉय सोप, रिन 500 ग्राम। सो इस बार जो कंपनी ने प्राइस इंक्रीज़ किया है वो जैसे कि सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड में प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 225 to 230। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का प्राइस बढ़ के
फ्रॉम 450 टू 480 हो गया है। डव बॉडी वॉश का प्राइस बढ़ के फ्रॉम 115 टू 125 हो गया है। रिन 500 ग्राम्स का प्राइस फ्रॉम 44 टू 48 हो चुका है। तो कंपनी पिछले 6 महीनों से इंसेसेंटली अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए जा रही है और अब तक उसने 25 टू 30% का हाइक ले लिया है। और ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद स्पाइक देख रही है अपनी इनपुट कॉस्ट में, जैसे कि पैकेजिंग कॉस्ट और पाम ऑयल कॉस्ट, और हो सकता है वो आगे जाके भी अपने और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाए। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं बकायदा उसके नाम भी हमने लिखे हैं आपके लिए कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और वो कितने कितने महंगे हो गए हैं। ये खबर रात को ही आ गई थी और कृतिका आपको लगातार इसके बारे में जानकारी भी दे रही है, तो आज आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए कृतिका ने विस्तार से आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ों के दाम कितने कितने बढ़े हैं। खैर एक खबर और भी है, वो भी आपकी शॉपिंग लिस्ट से जुड़ी हुई है। बिग बाज़ार में रीब्रांडिंग पर ज़ोरों से काम हो रहा है। स्टोर में नया स्टॉक लाया जा रहा है जिसमें जियो मार्ट के लोगो नज़र आ रहे हैं। अब दरअसल फ्यूचर रिटेल ने बिग बाज़ार के ऑपरेशंस बंद कर दिया और रिलायंस इसका टेक ओवर कर रहा है। पूरी खबर क्या है बताने के लिए ET Now स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी ने इसकी पूरी पड़ताल की है। खुशबू से ही जानते हैं। पिछले 3 दिनों से कई बिग बाज़ार स्टोर बंद पड़े हैं। अगर आप इन किसी भी स्टोर्स पर जाते हैं तो आप देख सकेंगे कि वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है जो कह रहा है कि रीस्टॉकिंग हो रही है, यानी जो स्टॉक है उसमें दोबारा भरपाई की जा रही है, नया स्टॉक लाया जा रहा है। और हमने भी देखा है कि यहाँ पे जो नया स्टॉक आ रहा है उस पर जियो मार्ट का लोगो लगा हुआ है और नए नए आइटम्स की रीस्टॉकिंग की जा रही है। और जो पहले का आइटम है उसको पहले जो स्टॉक है उसे सील कर दिया गया है। दरअसल फ्यूचर रिटेल ने जो डिफ़ॉल्ट्स की हैं लीज पेमेंट्स को लेकर, उसकी वजह से रिलायंस रिटेल ने इसकी रीब्रांडिंग करनी शुरू कर दी है, इसका टेक ओवर कर लिया है। तकरीबन 200 ऐसे स्टोर्स हैं जिसकी रीब्रांडिंग की जा रही है और अगले कुछ दिनों तक ये रीब्रांडिंग और रीस्टॉकिंग जारी रहेगी। दरअसल फ्यूचर रिटेल ने एक एक्सचेंज की फाइलिंग में कहा था कि लगातार घाटा बढ़ने की वजह से उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है कि वो ऑपरेशंस जारी रख सके। कुछ लोन्स में भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट्स किए हुए हैं और उनके पास जो घाटा है पिछले 4 क्वार्टर्स में देखा जाए तो तकरीबन 4,400 करोड़ से ऊपर का उनको घाटा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेज़ॉन का लिटिगेशन है उसके जारी रहने से भी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो अमेज़ॉन है वो लोग इस मामले को लेकर लीज जो स्ट्रक्चर है उसको बदलाव को लेकर हाई कोर्ट का और NCLT का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। तो यहाँ पर खुशबू तिवारी आपको पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से रीब्रांडिंग हो रही है। एक तरफ HUL ने दाम बढ़ाए हैं, वहीं अमूल ने भी अपने ग्राहकों को झटका दिया है। अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो गया है। अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अमूल कॉरपोरेशन के मुताबिक एनर्जी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और पशु आहार की कीमतें बढ़ने से उनको दाम बढ़ाने पड़े। और आज देश भर में महाशिवरात्रि के त्योहारों के बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देश भर में कई मंदिरों में आज विशेष आयोजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही महादेव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थल महादेव के नाम से गुंजायमान है। साल भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि को सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि माना जाता है। इसी कारण से इस महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना जल और बेलपत्रों से की जाती है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। देवों का देव महादेव सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। तो प्रधानमंत्री ने भी आपको बधाई दी है, मंगल कामनाएं दी है और ET Now स्वदेश की तरफ से भी आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। फिलहाल इस